Hello students, good morning. Today we will be studying the very first unit of our class 11 biology, and the name of this unit is the diversity in the living world. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 11 के बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसकी हिंदी देखें तो डाइवर्सिटी का जो अर्थ होता है विविधता होता है, विभिन्नता होती है। किसमें? इन द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों के संसार में विभिन्नता। हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अलग अलग संख्याओं में, ये डाइवर्सिटी हो गई। Number and the types of organisms, different organisms are present on the earth is called diversity. तो हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है, सजीवों के संसार है, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे लैंड पर, जमीन पर अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में तैरने वाले अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, हवा में उड़ने वाले अलग से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। जो आपने क्लास 9 में आपने स्टडी किया, उसी का हम विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो ये यूनिट आपके 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपके द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों का संसार, इसमें हम लोग लिविंग बींग्स का स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सजीव क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच अंतर क्या है। हम प्लांट्स, कुर्सियां, टेबल, इसके बीच में क्या अंतर है, हम इनसे अलग कैसे हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें लिविंग बनाती हैं, वो कौन से फीचर्स हैं, हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम स्टडी करेंगे जीवों का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 30 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 30 मिलियंस, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन अभी तक जो साइंटिफिक डिस्कवरी हो पाई है, अभी तक हम जितने जीवों को जान पाए हैं वो करीबन 1.7 से 1.8 मिलियन है। 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स को अभी तक हम स्टडी कर पाए हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का एक एक करके यदि हम स्टडी करें, हमारे कितने जनरेशन लग जाएंगे, कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी, हमारे बेटे, हमारे पोते, ये सब भी पढ़ेंगे, फिर भी इसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए हम या जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को उनके गुणों के आधार पर, उनकी सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण नहीं भी पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम उन्हें ग्रुप में बांट देते हैं। हम इसे ही कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो जीवों को ग्रुप में बांटना आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गए। आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा, आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका भी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आपके थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, पादपों का, वनस्पतियों का जगत, साम्राज्य, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर, हम इसका स्टडी करेंगे। इनको कैसे ग्रुप में बांटा गया है आप याद कीजिए। क्लास 9 में आपने स्टडी किया होगा थैलोफाइट्स, जिसे अलगी कहते हैं, ब्रायोफाइट्स, जिसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं प्लांट किंगडम्स का, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम में ये सब अलग अलग जो ग्रुप हैं प्लांट्स की, हम इसका स्टडी करेंगे, इनके फीचर्स का स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आपके फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम,
जिसका अर्थ होता है जंतुओं का, प्राणियों का साम्राज्य, प्राणियों का जगत। इसमें हम स्टडी करेंगे अलग अलग ग्रुप का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, और इसके बाद आपके जो आ गए कोर्डाटा। तो ये सब का जो है हम स्टडी करेंगे, सीक्वेंसिंग में स्टडी करेंगे। इसमें एनिमल किंगडम में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का। इसके बाद हम आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों का संसार। आज हम ये फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो जो सजीवों का संसार है, हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि 4 पार्ट में हम इजी से इसको समझ सकें। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, इनके जनरल फीचर्स का स्टडी करेंगे। इनमें सामान्य से कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। हम इसके कुछ कुछ फीचर्स का स्टडी करेंगे, कुछ कुछ गुणों का स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें से डिफाइनिंग फीचर्स कौन है और जनरल फीचर्स कौन है। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में हम बायोडायवर्सिटी का स्टडी करेंगे। थोड़े बहुत कितने ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी पर हैं, कितनों का हमने स्टडी किया है, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, नामांकन करने की क्या पद्धति है। फिर हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी क्या होते हैं, ये कैटेगरीज होते हैं, रैंक होते हैं, लेवल होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ये सब जितने भी कैटेगरीज हैं इनका स्टडी हम करेंगे टेक्सोनॉमी में। फिर जो सिस्टमैटिक्स हैं, तो अलग अलग ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स को जो बांटा गया है, इन ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या समानताएं हैं, क्या इनके पूर्वज एक ही जैसे थे, क्या रिलेटिव्स इनके पूर्वज या अलग अलग थे। तो इन ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, जो संबंध होगा, विकास वाला संबंध, हम उसका स्टडी करेंगे। इसके बाद हम आते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं, ये सब कैटेगरीज अलग अलग जो टैक्सोन होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, जैसे आपकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, हम इसका स्टडी करेंगे इसमें। फिर हमारे जो फोर्थ वाले हैं द टेक्सोनॉमिकल एड्स, या इसे हम टेक्सोनॉमिकल टूल्स भी कहते हैं। ये वैसे टूल्स होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, उन्हें समझने में आसानी होती है। हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, हम प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के सैंपल को इकट्ठे करते हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उन्हें बुक्स में डाल करके प्रेस करके हम उन्हें रखते हैं, उनका नामांकन करते हैं। हर्बेरियम हो गया ये। इसके बाद हम जूलॉजिकल पार्क्स, जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें संरक्षित करते हैं, कंजर्व करते हैं। बोटानिकल पार्क्स हो गए या बोटानिकल गार्डन्स को हुआ, तो बोटानिकल गार्डन्स में लोग वनस्पतियों का स्टडी करते हैं, प्लांट्स का स्टडी करते हैं, प्लांट्स को हम उन्हें कंजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं वहाँ पर। फिर हमारे कीज हो गए, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता लगते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, या हम उन्हें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने में आसानी होती है। तो ये सब का स्टडी करेंगे हम ये वाले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है। फिर हम एक एक करके इसके गुणों का स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स का स्टडी करेंगे।
जो सबसे फर्स्ट है आपकी द लिविंग मीन, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स कहने का अर्थ हुआ इसमें सामान्य वाले क्या क्या लक्षण हैं। तो एक एक करके फीचर्स जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम लिविंग बींग्स के बारे में सोचते हैं, किसी सजीव के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में क्या क्या आते हैं। हाँ, लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं, उनमें वृद्धि होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय प्रक्रिया होती है, वो कॉन्शियसनेस उनमें होता है, वो अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं, वो लाइफ प्रोसेस करते हैं, वो सेल के बने होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो एक एक करके लिखते हैं और स्टडी करते हैं। लिविंग बीइंग्स में जो फर्स्ट आ गया आपके, ये क्या करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है। सेकेंड की बात करें तो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अर्थात इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये प्रजनन करते हैं, अपने जैसे जीव जाति को जन्म देते हैं, अपने जैसे प्रोजनी को। थर्ड में आपकी होगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ में आपकी हो गया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको कह सकते हो सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि सब में सेल होते हैं। 5 वाले पॉइंट ऐड कर सकते हो, कॉन्शियसनेस, इसे चेतना कहते हैं, समझ कहते हैं अपने इन्वायरमेंट का। अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, अपने वातावरण का समझ होना कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और भी क्या क्या हो सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती है इनके पास, एबिलिटी टू, अपने फोटो को भी तैयार करने की इनके पास क्षमता होती है। हम क्या कहेंगे, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट तो करते ही करते हैं, ये इंटरैक्ट भी करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, और एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं। एबिलिटी टू इवॉल्व, ये क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, विकसित होते रहते हैं हमेशा। ये सेल्फ रेप्लिकेट करेंगे, इंटरैक्ट होंगे एक दूसरे से, ऑर्गेनाइज होंगे, इवॉल्व होंगे और सेल्फ रेगुलेट करेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग भी कह सकते हैं हम इसको। तो एक एक करके हम इनके फीचर्स का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसके जनरल फीचर्स कौन है और डिफाइनिंग फीचर्स कौन है। तो इसे समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं जनरल फीचर्स, सेकेंड में आपके हो गए डिफाइनिंग फीचर्स। तो जनरल फीचर्स क्या होते हैं, ये साधारण से फीचर्स होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं जो लगभग आपके ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, लगभग लिविंग बीइंग्स में पाए जाएंगे। बहुतों में पाया जाएगा, कुछ में नहीं भी पाया जा सकता है, लगभग में लेकिन होंगे। तो आपके जनरल फीचर्स हो गए। लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो गया, वैसा फीचर जो पूरी तरीके से पूर्ण रूप में परिभाषित करें कि वो लिविंग बीइंग्स के ही लक्षण है। ये लक्षण किसी नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। दैट मीन्स कहा जाए डिफाइनिंग फीचर्स कि आपके 100% किसमें होंगे,
लिविंग बींग्स में होंगे, और 0% क्या होंगे, नॉन लिविंग में होंगे। तो वैसा फीचर जो लिविंग बींग्स में होगा, नॉन लिविंग बींग्स में बिल्कुल नहीं होगा, हम उसे कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। और जनरल फीचर्स जो कुछ कुछ में होगा, बहुतों में होगा, कुछ कुछ में नहीं भी होगा, यहाँ पे जनरल फीचर्स होगा। तो एक ही करके हम लोग पढ़ते हैं इनका और देखते हैं कौन से जनरल फीचर्स हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं। जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उनमें कोई डाउट नहीं होता है, कोई शंका नहीं होती है। वो केवल लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ही आते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि करना। तो ग्रोथ कहा जाए ये लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंक्रीज in the mass and increase in the number of individuals, या कहें तो सेल्स, ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, दो लक्षण हो गए, विशेषताएं हो गई लिविंग बींग्स के, इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ। ये दो चीजें दिखाएंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या कहेंगे, वो ग्रो कर रहा है। तो जो हम लोग जो ग्रोथ करते हैं, सारे लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इनमें ये जो ग्रो करते हैं, ये किस प्रोसेस के द्वारा ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे सेल डिवीजन के द्वारा। यहां पर कोशिका का विभाजन होगा, सेल डिवाइड करेगा, हम कहेंगे ग्रो कर रहा है। हम बात करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में आपके कैसे ग्रोथ होंगे, तो इन प्लांट्स में जो आपके ग्रोथ होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस। इन प्लांट्स जो ग्रोथ होते हैं ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है पूरे लाइफ तक वो ग्रो करते रहते हैं, वो भी सेल डिवीजन करते हैं, तो अपने जीवन काल तक प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। यदि हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में कैसे ग्रो होते हैं, एनिमल्स जो आपको ग्रोथ होगा अप टू अ सर्टेन स्टेज। सर्टेन स्टेज या कहते हो सर्टेन एज। प्लांट्स में तो पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, जबकि हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये सब में जो ग्रो होता है एक सर्टेन एज आने पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाते हैं। जैसे 23 से 24 साल होते हैं तो ग्रोथ की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। हालांकि इनमें जो सेल्स जो लॉस्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो गए, डैमेज हो गए सेल्स, या चोट लग गए, डैमेज हो गए, या सेल्स झड़ते रहते हैं हमेशा, तो पुराने वाले सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या होती रहती है, सेल डिवीजन होते रहते हैं।
cell division occurs to replace the lost cells. ये सबको रिप्लेस करने के लिए होते हैं। तो यहां से ये चीज पता चला हमें। हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये कैसे ग्रो करेंगे? ये ग्रो करेंगे, देखिए ये सेल हो गए, ये अमीबा हो गया। तो अमीबा के सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसके, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वृद्धि करेंगे। तो थोड़े से अमीबा क्या होगा, हल्का सा बड़ा होगा, बड़ा हुआ। साइटोप्लाज्म को या इसमें आप प्रोटोप्लाज्म भी कहो, क्योंकि न्यूक्लियस में भी इनके क्या होते हैं, कंटेंट्स बढ़ते रहते हैं, यहाँ के भी कंटेंट्स बढ़ते हैं। तो ये वृद्धि करने से क्या होती है, इनकी साइज में हल्की सी वृद्धि हो गई। अब साइज में जैसे इसकी वृद्धि हो गई अमीबा में, ये क्या करेगा, ये जनरली डिवाइड करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड किए, फिर इसका पूरा सेल डिवाइड कर दिया। तो एक अमीबा जो था वो दो अमीबे में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी सेल डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक सेल के बने होते हैं, ये भी यूनिसेल्युलर है, ये भी एक सेल है। तो यहाँ पर सेल का डिवीजन हो रहा है। तो सेल का डिवीजन हो रहा है, अर्थात सेल के नंबर में वृद्धि हो रही है। और अमीबा खुद एक ऑर्गेनिज्म है, खुद एक जीव है, और इसकी संख्याओं में भी वृद्धि हो रही है। तो क्या कहेंगे, इनमें ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। क्या नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रो करते हैं? चेक करते हैं। सबसे पहले भी हम बात करें, आप यहां पर देखोगे लिविंग बींग्स के बारे में। इस स्थान पर, यहां पर पत्थर था, पहले बड़े से चट्टान थे। समय बीतता जाता है, बाहर से जो धूल कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, आकर के यहाँ पर जमा होते रहते हैं। धीरे धीरे इसके ऊपर में एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है। समय बीतता जाता है, वही धूल कण हवा के माध्यम से उड़ा यहाँ पर बैठ जाता है। परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह लेयर बाय लेयर बाहर से जो मटेरियल्स है, पार्टिकल्स है, उनका एक्यूमुलेशन होता है। वो जमा होते हैं इसके ऊपर में, और जमा होते होते क्या करते हैं, इस चट्टान, ये जो पत्थर है, इसके साइज में वृद्धि होती है, इनके मास में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जो ग्रोथ होता है, इंक्रीज इन द मास इज कॉल्ड ग्रोथ। बेसिकली मास में इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाते हैं। यहाँ पर जो पत्थर है, ये भी नॉन लिविंग बीइंग है, ये भी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से, जमा होने से ये भी ग्रोथ कर रहे हैं। आप कभी रेगिस्तान वगैरह सब जाओगे या डेजर्ट जाओगे, वहां पर आप जनरली देखोगे सुबह तक तो कुछ नहीं था, बालू थे। एक तूफान आया, वहां पर बालू की बड़ी सी ढील बन गई, सैंड माउंट्स बन गए वहां पर, सैंड मॉल्स आप कह सकते हो। तो वहां पर बालू के ढेर बन गए, रेत के टीले बन गए। तो क्या हो रहे हैं, बाहर के जो रेत के जो पार्टिकल्स हैं, बालू के जो कण हैं, वो बाहर से आकर के यहाँ पर जमा होते गए, और जमा होते होते क्या कर दिए, बालू का एक टीला बना दिया। तो इनके मास में भी वृद्धि हो गई है। तो इनके मास में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग बीइंग्स है, तो ये भी ग्रो करते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं जनरली कि क्या ग्रोथ सच में ऐसा होता है। तो जो ग्रोथ आपके होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं ग्रोथ। फर्स्ट होते हैं आपके इंट्रिंसिक ग्रोथ होंगे, और सेकेंड जो आपके होते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। फर्स्ट में आपके इंटरनल ग्रोथ कह सकते हो, और सेकेंड में आपके एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कह सकते हो।
तो आपके ग्रोथ दो प्रकार के होंगे, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होते हैं और इंटरनल ग्रोथ क्या होते हैं? हम यहाँ पर देख रहे थे कि इंटरनल ग्रोथ में कि एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या हो रहे थे, चट्टान के ऊपर में पार्टिकल्स जमा हो रहे थे, एक बड़ा सा टीला बना दे रहा था, इसके मास में वृद्धि कर रहे थे। तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है वो कब होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। एक्यूमुलेट होते हैं, पार्टिकल्स जमा होते हैं सरफेस के ऊपर में और तब इसका मास इंक्रीज करता है। ये आपके एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। जबकि इंटरनल ग्रोथ में क्या हो गए? अभी हम अपनी बात करते हैं, हम ऐसे हैं, हमारे ऐसे तो नहीं थे ना कि हैंड्स पहले नहीं थे, इतने सारे हैंड हुए, बाकी बाहर से उंगलियां आती गई जुटती गई, पाम जो है हथेली है आते गए जुटते गए। हमारे बाल पहले नहीं थे, अब बाल क्या हुए? ऊपर से उड़ते गए, यहाँ पर चिपकते गए, जुटते गए, ऐसे ग्रोथ होता गया। ऐसे तो नहीं थे। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, ये सब के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है। द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म बनते हैं, वही सेल थोड़ा बड़ा होता है, वही डिवाइड करता है, अंदर ही अंदर सारे डेवलपमेंट होते हैं अंदर से ही, और बाहर से दिखता है। हम क्या कहेंगे? इंटरनल ग्रोथ। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि ग्रोथ कहां से हो रहा है? अंदर से हो रही है ग्रोथ। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि आपकी जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि आपके लिविंग बींग्स में भी क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, उनमें भी मास में वृद्धि हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, दैट मीन्स जो इंटरनल ग्रोथ होते हैं इज द डिफाइनिंग फीचर। इंटरनल ग्रोथ हो गया आपकी डिफाइनिंग फीचर। इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। ये आपके किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% आपके लिविंग बींग्स में होते हैं। इंटरनल ग्रोथ या तो सेल डिवीजन से करेंगे या तो साइटोप्लाज्म से। इसके बाद हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। ये सेकेंड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया रिप्रोडक्शन। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रजनन। एक ही जैसे जीव या जाति को जन्म देना, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैच्योर ऑर्गेनिजम्स अपने प्रोजेनी को जन्म देते हैं, जो इनके जैसे ही होते हैं। हम क्या कहेंगे? प्रोजेनी ऑफ कि progeny is produced similar to its parents, ऐसे हम कह सकते हैं, या कहोगे mature organisms produce a progeny of the same characters, या टाइप्स कह सकते हो आप लोग।
या ऐसे कह सकती हूँ द मैच्योर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द प्रोजेनी सिमिलर टू themselves. Similar to themselves. तो क्या होते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जनरली प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी बनाते हैं। इसी प्रोजेनी को हम लोग डाइटोटर्म्स भी कहते हैं या ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपकी लिविंग बींग्स में होती है। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं? तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं। आप थोड़ा सा याद कीजिए क्लास 10th में आपने स्टडी किया होगा रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। इसमें आपने दो मोड्स आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल होते हैं, दोनों में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के पश्चात क्या होते हैं, वो जायगोट बनते हैं, डिवेलप होते हैं और फीटस बनते हैं। फिर वैसे प्रोजेनी तैयार होती है, उनमें वेरिएशन आता है, उनमें चेंजेस आते हैं। और फिर आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आप याद कीजिए कितने कितने इसके भी प्रकार थे। फ्यूजन थे, बाइनरी फ्यूजन थे, मल्टीपल फ्यूजन थे। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन करते थे। फिर यदि सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो जो हाइड्रा होते थे, ईस्ट होते थे, इनमें बडिंग्स होता था। प्लानेरिया जो कि फ्लैट वर्म है, इनमें रीजेनरेशन होते थे। इसके बाद जो फंगी होते थे, फिलामेंटस फंगी, ये समय जनरली क्या होते थे फंगी में, उनमें कवक जाल बनता था, उनमें स्पोरोजेनेसिस होते थे, वह असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन करते थे। आप पढ़े होंगे कवक जाल आपने पढ़ा होगा ब्रेड्स में, तो उनमें स्पोरोजेनेसिस होते थे, स्पोर का फॉर्मेशन करते थे, स्पोरुलेशन। तो स्पोर का फॉर्मेशन करके वो रिप्रोडक्शन करते थे। फिर वो आगे और आप चले जाओ, अब देखोगे जनरली कुछ फंगी आपकी फिलामेंटस अलगी हो गया है, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगाइरा। फिर आपके जो मोसिस हो गए, आपके प्रोटोनेमा जो मोसिस होते हैं, काई जो होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं ये सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, किसके द्वारा करेगा ये सब, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा। फिर जब हमने स्टडी किया था तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। आप देखोगे कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, या तो उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा या तो ओवम का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो जो स्पर्म होगा वो इनकैपेसिटेटिव हो सकती है, उनके पास क्षमता नहीं होगी फ्यूज करने की, या किसी और कारणवश वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, सेक्सुअली इनकैपेबल है। जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो नॉन लिविंग बीइंग्स में आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट में कि जो म्यूल हो गए, म्यूल जो कि आपके बने होते हैं, म्यूल जो होता है ये हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, ये हाइब्रिड होते हैं। किसके किसके होंगे, ये डंकी के होते हैं और मेयर के होते हैं, मेयर जो कि फीमेल होती है, और ये क्या होता है, मेल होता है। तो इसी के जो प्रोडक्ट हो गए इसे हम कहते हैं म्यूल कहते हैं। अब जो डंकी है और जो मेयर है, घोड़ी है, इन दोनों में जब रिप्रोडक्शन होगा तो म्यूल बनेगा।
अब ये जो म्यूल होता है ये हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा, इनमें रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होंगे, ये इनफर्टाइल होगा। जीवित तो ये भी है, तो किसमें म्यूल हो जाएंगे? वर्कर हनी बीज, जो काम करने वाली जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी सेक्सुअली इनकैपेबल होती हैं, उन्हें रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता है, तो उनका जो गोनैड्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो भी सेक्सुअली इनकैपेबल होते हैं, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल हो गए, वर्कर हनीबीज हो गए, सेक्सुअली इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये हो गए, ये सब भी बिल्कुल नहीं करते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स से जो पीड़ित होते हैं वो भी सेक्सुअली इनकैपेबल होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ये सब म्यूल्स हो गए, वर्कर बीज हो गए, सेक्सुअली इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, थर्ड जेंडर हो गए, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो क्या ये नॉन लिविंग बींग्स होंगे? बिल्कुल नहीं, ये लिविंग बींग्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा, एक बात और आप देखोगे रिप्रोडक्शन में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि हमने अमीबा की बात की, तो अमीबा में क्या होते हैं आपके कि दो में डिवाइड कर गए, या बैक्टीरिया हो गया ये सेल डिवाइड कर गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस की यदि बात करें तो इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं? सिनोनिमस होते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म है अपने को डिवाइड कर रहा है, क्या कहेंगे? सेल का डिवीजन कर रहा है, और पेरेंट बॉडी क्या होता है? लोस्ट हो जाता है। जब ये अमीबा डिवाइड किया दो प्रोजेनी अमीबा में, तो ये वाले अमीबा पेरेंट बॉडी लोस्ट हो गया, खत्म हो गया, यही दो बन गए अमीबा। तो यहाँ पर देखोगे सेल भी यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और जब सेल डिवाइड कर रहा है हम इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ भी हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये अपनी संख्या भी बढ़ा रहे हैं अपने जैसे, तो क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, यहाँ पर अस्पष्ट है। तो इसी अस्पष्ट के कारण, यहाँ पर ये कंफ्यूजन के कारण क्या कहा गया आपके कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये आपके डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल नहीं होते हैं। ये क्या हो गया? आपके जनरल फीचर्स हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction is same। इनमें सेम होता है, यहाँ से डिवाइड भी किए तो भी क्या कहेंगे? ग्रोथ कर रहा है, और क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कर रहा है, दोनों सेम ही होता है इसके लिए। अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। मेटाबॉलिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं चयापचय प्रक्रिया। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी बॉडी हैं, ऑर्गन्स हैं, हम खुद हैं, सब केमिकल से मिलकर बने होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स केमिकल से मिलकर के बने होते हैं। सोते उठते हर वक्त हमारे शरीर के अंदर में हजारों हजार केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, होते रहते हैं। हमारी जो बॉडी है
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सबसे मिलके बने होते हैं। ये सब भी क्या है? केमिकल्स हैं। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये रिएक्शंस होते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, ये कन्वर्ट होते रहते हैं। हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? हम इसे कहते हैं द सम टोटल ऑफ chemical reactions occurring inside the body of organisms। यहाँ पे क्या होगा? The sum total of chemical reactions occurring inside the body of organisms, इसे ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपके मेटाबॉलिज्म हो गया, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, जो आपने क्लास 10th में आपने स्टडी किया होगा, क्लास 12th में। ये जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं यदि जुड़ते हैं तो क्या कहलाएंगे? एनाबॉलिज्म। यदि टूटेंगे, यदि कटेगा, क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। तो एनाबॉलिज्म में ऐसे समझ आओ, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो बहुत ज्यादा जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाएंगे। ग्लाइकोजन आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं तो क्या बना दिए? ग्लाइकोजन बना दिए। अब यही जो ग्लाइकोजन है, यही यदि टूट जाए, ग्लूकोज ग्लूकोज में यदि टूट जाए, हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ये टूट रहे हैं, ये बड़े वाले बायोमोलिक्यूल टूट रहे हैं और छोटे छोटे में बट रहे हैं। तो जहाँ पर चीजें टूटती हैं हम उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जहाँ पर चीजें जुड़ती हैं उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म और इसे डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। और हमारे शरीर में होती रहती है, हर व्यक्ति में होता है, मनुष्य में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। वेदर दे आर प्लांट्स, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सब में आपके क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म होता है। सब में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हर चीज। तो जिसमें भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे हम क्या कहेंगे? वो लिविंग बीइंग्स हैं। ये किसी नॉन लिविंग बीइंग्स में बिल्कुल नहीं होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होगा इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर होगा। ये नॉन लिविंग बीइंग्स में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ये केवल लिविंग बीइंग में पाए जाएंगे। एक बात और, ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, यदि आप देखोगे तो जो टेस्ट ट्यूब जो होते हैं, बाहर में जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, इनमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। ये इनके भी सेल फ्री सिस्टम होते हैं। सेल फ्री सिस्टम क्या होगा? जब सेल के सारे मेम्ब्रेन्स को आप हटा दोगे, उसके सारे केमिकल्स को आप टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे और वैसा ही इन्वायरमेंट दोगे, तो ये भी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो सेल के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस होता है, क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है? क्या ये मेटाबॉलिज्म है या नहीं है? क्या ये लिविंग बीइंग्स होंगे या नहीं होंगे? तो चूंकि सेल के बाहर में यदि टेस्ट ट्यूब में यदि रिएक्शन हो रहा है, हम इसे क्या कहेंगे? लिविंग रिएक्शन कहेंगे। हम इसे लिविंग बीइंग बिल्कुल नहीं कहेंगे, लिविंग रिएक्शन इसको कहेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है? ये आइसोलेटेड, हमारे शरीर के बाहर, हमारे सेल के बाहर आइसोलेटेड
पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो रहे हैं, हम इन्हें लिविंग रिएक्शन कहेंगे, लिविंग बीइंग बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऑलराइट, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या क्या कहेंगे? सेल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस सेल के बने होते हैं, या तो सिंगल सेल के बने होंगे तो यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल्स के बने होंगे तो मल्टी सेलुलर होंगे। क्योंकि बैक्टीरिया हो, फंगी हो, एमीबा हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब क्या है? सेल से मिलकर बने होते हैं। या तो एक सेल से मिलकर बने होंगे या तो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होंगे। सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और चूंकि ये सेल के बने होते हैं, सेल के अंदर में क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, जिसे मिलाकर के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर में ये तो न्यूक्लियस हो गया, हम अपना सेल की बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस वाले जो होते हैं प्लाज्म, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होगा, यहाँ वाले फ्लूइड्स को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला दोगे तो क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और यही प्रोटोप्लाज्म वृद्धि करते हैं, यही आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी में प्रोटोप्लाज्म का ही फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो जहां प्रोटोप्लाज्म होंगे, जहां सेल होंगे, वो क्या कहेंगे? हम सब लिविंग बीइंग्स कहेंगे। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या इसे कहते हैं ना सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल स्ट्रक्चर इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म। जो सेल स्ट्रक्चर हो गए, ये क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गए लिविंग बीइंग्स के। सबों में सेल होती है, और सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इसे कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बिना प्रोटोप्लाज्म के, बिना फ्लूइड्स के जीवन होता ही नहीं है। तो आपके डिफाइनिंग फीचर्स में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया कॉन्शियसनेस, 5 वाले फीचर। इसे कहते हैं चेतना, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, या इन्वायरमेंट भी कहेंगे। सराउंडिंग को ही इन्वायरमेंट कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सब अपने इन्वायरमेंट से परिचित होते हैं। बाहर में क्या है? ठंडे हैं, गर्मी है, चेंजेस हो रहे हैं, धूल कण उड़ रहे हैं, हम सब क्या करते हैं? उसे सेंस करते हैं, समझते हैं, चेंजेस को हम डिटेक्ट करते हैं, पता लगा लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई,
अभी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्या होता है? हिंदी में कहते हैं, आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन और संचलन, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। तो स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलाई आपके चेंजेस हो गए एनवायरनमेंट में, या वैसे फैक्टर्स हो गए जिसके प्रति आप क्या करते हो? अनुक्रिया करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। तो क्या क्या चेंजेस हो गए आपके? चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में जैसे कोई टच किया पता चल जाते हैं, हवाएं गर्म है या ठंडी है पता चल जाते हैं। केमिकल चेंजेस, हम पैरासीटामोल ही खा लिए, हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, हम ग्लूकोज ले लिए, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, जैसे अच्छे से टेम्परेचर मिल गया उसके, वहाँ डिवाइड करता है, और डिवाइड करते करते क्या करता है, वो दही बना देता है, पूरा पूरा तुरंत तुरंत दही बना देता है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गया। ये क्या हो गया? केमिकल चेंजेस, उसको सेंस करता है केमिकल्स को। आपके बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे पेन हो गया, दर्द हो गया, ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए, हमें प्यास लग गई अंदर से, ये सब चीजें आपकी चेंजेस में आ जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब इन्वायरमेंट से अवेयर होते हैं, उसके चेंजेस से परिचित होते हैं और अनुक्रिया करते हैं, एक्शन लेते हैं अडेप्ट होने के लिए। ये चीज आपकी हो गई। सेकेंड में यदि हम बात करें, जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? वो भी मूवमेंट शो करते हैं, वो भी सराउंडिंग से परिचित होते हैं। ज्यादा टेम्परेचर मिल गए या लाइट मिल गई तो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अच्छे से। आप पढ़े होंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो लाइटें जिधर आती हैं उधर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, तो ये सब के कारण ये प्लांट्स भी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। फिर जो फोटो पीरियड हो गया, द लेंथ ऑफ डे, दिन की जो लंबाई होती है, वो भी ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, उनके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है उनको। हार्मोनल चेंजेस को रेगुलेट करती है वो फोटो पीरियड। तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अवेयर होते हैं। हम लिख सकते हैं all organisms are aware of their surroundings. या तो इन्वायरमेंट। अब एक बात और, इसमें एक आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या जो ब्रेन डेड है और जो कोमा वाले पर्सन है, इनको हम क्या कहेंगे? क्या ये भी कुछ सेंस करते हैं? क्या इनको भी कुछ फीलिंग होता है? तो ये क्या है? ब्रेन डेड और कोमा वाले पर्सन, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप यहाँ पर ये देखोगे, जो ब्रेन डेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरी तरह से मशीन्स पर निर्भर होते हैं, उनका ब्रेन में कोई हलचल नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। जो मशीन्स होते हैं उन पर इनके ऑर्गन्स काम करते हैं, बस वही ऑर्गन्स को क्या करोगे? निकालोगे और किसी और में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी ये इनके उठने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है ब्रेन डेड का, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा, ब्रेन उसके क्या हो गए? पूरी तरह से डेड हो गए, अब वो कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल उठेंगे नहीं। तो ब्रेन डेड आपके क्या हो गए? हम इसे कह सकते हैं नॉन लिविंग। कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, अभी तक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो ब्रेन डेड होता है, हम उन्हें जब पूर्ण रूपेण वो डेड हो जाता है क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। इसके बाद यदि कोमा पर्सन की बात की जाए तो कोमा पर्सन क्या होते हैं? वो सेनेसेंस फेज में होते हैं ना, वो बेचारे सोए हुए रहते हैं। क्या वो रिएक्ट करते हैं?
जो रिएक्ट नहीं भी किए, वो बोले नहीं भी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सेकंड की यदि हम बात करें, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इंजेक्शन देते हैं। जब इंजेक्शन देते हैं तो केमिकल्स उनके शरीर के अंदर जाता है। जब केमिकल्स उसके शरीर के अंदर में जाता है, उसके ऑर्गन्स क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उनके शरीर में जो केमिकल्स जा रहे होते हैं उसको हैंडल करते हैं, रिएक्ट करते हैं उनके शरीर के अंदर में, और ये बिल्कुल उठ सकते हैं, कॉमन पर्सन नॉर्मल पर्सन में बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, कॉमन पर्सन क्या हो गए, लिविंग हो गए, बिल्कुल हो गए लिविंग। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स इनके शरीर में अंदर आ रही हैं उसको ये हैंडल कर रहे हैं, इसलिए ये लिविंग बीइंग हो गए। तो मेटाबॉलिज्म आपके क्या हो गए, देयरफॉर मेटाबॉलिज्म नहीं, ये आपके क्या हो गए, कॉन्शियसनेस हो गए, कॉन्शियसनेस, देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये डिफाइनिंग फीचर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। एबिलिटी टू क्या कहते हैं, फर्स्ट में सेल्फ रेप्लिकेट। हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फोटोकॉपी तैयार कर सकते हैं, अपने को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अमीबा जब डिवाइड करती हैं तो अपनी ही फोटोकॉपी बना रही होती हैं। हम जो है हमारी सेल के अंदर में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, हमारे सेल डिवाइड करते हैं, सेल के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड करते हैं, डीएनए डिवाइड करते हैं, वो भी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप रेप्लिकेट करते हैं। फिर क्या है, ये क्या करेंगे, सेल्फ रेगुलेट भी करते हैं, ये अपने को मेंटेन रखते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं स्वयं को, कहाँ कैसे क्या क्या कर रहे होते हैं, अपने फंक्शन को नॉर्मल कर देते हैं, अपने कामों को। और हम बात करते हैं इंटरैक्ट। इंटरैक्ट क्या होता है, अंतःक्रिया, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के संपर्क में रहता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने इन्वायरमेंट के संपर्क में रहते हैं, तो अपने इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, उनसे सीखते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब इंटरैक्ट करते रहते हैं। अगर हम बात करें अपनी सेल की, तो हमारे जो सेल हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, सेल के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, सेल के अंदर भी क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में चीजों का आदान प्रदान होता है। यही सेल आपस में इंटरैक्ट करके आपस में जुट करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब यही टिश्यूज क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। यही सेल के अंदर में यदि बात की जाए तो जो प्रोटोप्लाज्म जो बनता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के जुटने से बनता है, इंटरैक्ट होने से बनता है। तो यहाँ पर इंटरैक्शन या इंटरैक्ट क्या हो गया, एक तरह का लिविंग बीइंग्स का फीचर्स हो गया। तो सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेगुलेट, इंटरैक्ट हो गया, और सेल्फ ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कहने का मतलब क्या है, संगठन होना, जैसे सेल हो गया, सेल आपस में जुट जुट करके टिश्यूज बनाए, क्या हो गया, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आपके टिश्यू से क्या होते हैं, ऑर्गन बनते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइज हो गए। तो ये सब जो फीचर्स हो गए, ये किसके हो गए, लिविंग बीइंग्स के फीचर्स हो गए। ये बिल्कुल सारे लिविंग बीइंग्स करते हैं, और ये क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे, इवॉल्व।
ये हमेशा विकसित होते रहते हैं, हमेशा अपने में थोड़े बहुत चेंजेस करके विकसित होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं और जीवित रहते हैं। तो इवॉल्व भी क्या हो जाएंगे, लिविंग बीइंग्स की फीचर्स हो जाएंगे। तो इतने सारे फीचर्स हो गए। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स होते क्या है, इनके डेफिनेशन कैसे तैयार करें, लाइफ क्या होता है। तो लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो ऐसे बोल सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या बीइंग्स कर दो, आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self regulating interactive systems which are capable of responding to environmental stimuli. ये क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, विकसित होता रहता है, और सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने को मेंटेन करता रहता है। सेल्स डैमेज हुए तो सेल्स को क्या करेगा, रिपेयर करेगा, सेल्फ रेगुलेट करेगा। और इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है उनमें, सामंजस्य बैठाते हैं, तालमेल, which are capable of responding to the environmental stimuli, जो कि कैपेबल होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसके प्रति, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति, बाहर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसे हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज objects which generally show or exhibit क्या हो गए, internal growths, metabolism, cell structure, protoplasm, consciousness, self replication, evolutions, ये सब हो गए। तो ये सब में क्या कहेंगे, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए जनरली। अब क्या होते हैं, लाइफ क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, लाइफ क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब केमिकल से बने हुए हैं, सारे केमिकल्स क्या ऑर्गेनाइज है, संगठित है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules expresses express itself या expressed through chemical reactions, through life process, लाइफ प्रोसेस। या लाइफ प्रोसेस की जगह पर आप और भी चीजें लिख सकते हो, और भी चीजें आप कह सकते हो, आप कह सकते हो ग्रोथ, जनरली रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, ये सब आप ऐड कर सकते हो। इसको मैंने संक्षिप्त रूप में लाइफ प्रोसेस समझने लिख दिया है, ताकि ये सभी क्या करते हैं, जीव परिक्रम करते हैं। तो लाइफ सारे केमिकल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू अपने आप को दिखाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, लाइफ प्रोसेस के द्वारा। इसे हम कहते हैं आपकी लाइफ। ऑलराइट, इसके बाद का जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।